अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुझे बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव गोरखपुर, जहां कच्ची मिट्टी की सड़कों पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे गुजरती हैं और चारों ओर हरी भरी खेतों की हरियाली ऐसे बिखरी है मानो धरती ने खुद हरा चादर ओढ़ लिया हो। यहाँ के लोग सादगी और खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। हर चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान रहती है और हर घर में अपनापन दिखाई देता है। ये गांव बहुत ही सुंदर था, हरियाली और सादगी से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। यहाँ बिजली बस नाम मात्र की थी और अक्सर अंधेरा बहुत जल्दी फैल जाता था। इस गांव में पहले से ही बिजली का संकट था और वहीं दूसरी ओर बारिश अब अपनी चरम सीमा पर थी। बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं कि लगता था जैसे पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। आज की रात बाकी रातों के मुकाबले काफी डरावनी लग रही थी। चारों ओर काले बादलों का साया फैला हुआ था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे अंधेरा अपने पंजों में गांव को जकड़े हुए हो और हर आवाज में कुछ छुपा डर सा महसूस हो रहा है। और गांव के लोग अपने अपने घरों में मोमबत्ती या लालटेन जलाकर सो रहे थे। अंधेरे में ये हल्की सी रोशनी बारिश की आवाज के बीच एक अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मूसलाधार बारिश के बीच कुछ बच्चे गांव के एक कोने में झोपड़ी के नीचे बैठे थे। उन्होंने वहां लालटेन जला रखी थी और उसकी हल्की रोशनी में उनके चेहरे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चों के चेहरों पर खामोशी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में एक तरह का आश्चर्य और हल्का सा डर दोनों साफ दिखाई दे रहा था। वही रोज़ का ड्रामा। शाम होते ही बिजली चली जाती है और फिर ऊपर से तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। एक तो अभी तक हरिया काका भी नहीं आए। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। ये तेज़ बारिश जैसे अपने साथ कोई अनहोनी लेकर आई हो। हाँ अंकित, बिल्कुल सही कहा। हरिया काका बहुत ही डरावनी और विचित्र कहानियाँ सुनाते हैं। कहते हैं उनकी कई कहानियाँ तो सच भी निकली हैं। और क्या तुम्हें वो कुएं वाली चुड़ैल की कहानी याद है? सच में हरिया काका बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। एक बार तो मैं इतना डर गया था कि टॉयलेट जाने से भी डर रहा था। लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। अरे तुम लोग तो सच में बहुत ही डरपोक निकले। अरे वो सब तो हरिया काका के बनाए हुए किस्से कहानियाँ ही होती हैं। सच में डर से ज़्यादा मजाक लगते हैं। देख शिवा, चाहे तू उन्हें बनाए हुए किस्से कहानियाँ ही क्यों ना माने, पर हर कहानी के पीछे एक सच्चाई ज़रूर छिपी होती है। कभी कभी वही सच्चाई हमें निगल जाती है। और हाँ, अब तुम मानो या ना मानो, पर हमें तो हरिया काका की हर कहानी सच ही लगती है। वह चारों बच्चे बातें कर रहे थे। बारिश की हल्की आवाज और लालटेन की रोशनी के बीच उनकी हंसी और बातें गूंज रही थी। तभी दूर से हाथ में लालटेन पकड़े और दूसरे हाथ में छाता लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हुए दिखाई देते हैं। ये हैं हमारे हरिया काका, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। गांव की पुरानी से पुरानी कहानियां और किस्से उन्हें सब याद है। कहा जाता है उनसे अच्छा किस्सा को पूरे गांव में कोई नहीं। सभी बच्चे हरिया काका को देखते ही तुरंत खड़े हो गए। अरे उनकी आंखों में सम्मान और उत्सुकता दोनों साफ झलक रहे थे। प्रणाम हरिया काका। आज तो आने में आपने बहुत देर कर दी। हमें तो लगा कि शायद आज आप आ ही नहीं पाएंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे बातें किए बिना तो मेरी रात ही अधूरी रह जाती है। जैसे अंधेरा बिना चांद के, वैसे ही मैं बिना तुम्हारे। काका, आज आप कोई अलग हटके कहानी सुनाइए। ऐसी कहानी जो सच हो, क्योंकि सच में छिपा डर झूठी कहानियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि ये शिवा कह रहा था कि आप तो सिर्फ मनगढ़ंत मन से बनाई कहानियाँ नहीं सुनाते हैं और उन कहानियों में बस अंधविश्वास ही भरा होता है। अंकित ने बिल्कुल सही कहा। अगर आपका सच में किसी भूत के साथ आमना सामना हुआ है तो आप वो कहानी हमें सुनाइए। बच्चों की ये बात सुनकर काका हल्की सी मुस्कान बिखेरते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मानो किसी भूली बिसरी याद ने उनके मन को छू लिया हो। क्योंकि उस दिन को
काका आज भी याद नहीं करना चाहते। वो लम्हा जैसे उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय रहा हो। उसके बाद सभी बच्चे और काका लालटेन के पास आकर बैठ गए। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। सभी बच्चों के चेहरों पर अचानक खामोशी छा गई, मानो वे सब आने वाली कहानी की गहराई को महसूस कर रहे हो। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी और चारों ओर काले बादलों का साया फैला हुआ था। लगता था जैसे आसमान ने गांव को अपने अंधेरे में कैद कर लिया हो। और उस झोपड़ी के नीचे सिर्फ काका और वे बच्चे ही लालटेन के पास बैठे थे। आसपास का सन्नाटा और बारिश की टपकती बूंदें उस पल को और भी गहरा बना रही थी। बच्चों, वैसे तो मैं उस दिन को आज भी याद करना नहीं चाहता, पर जाने क्यों उसकी परछाई आज भी मेरे दिल के कोनों में छिपी बैठी है। रात जितनी गहरी होती है, वो हादसा उतना ही साफ मेरे सामने आ खड़ा होता है। लेकिन तुम्हारा मन है एक सच्ची कहानी सुनने का, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है और न ही कोई अंधविश्वास। ये तो मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है। ये कहानी उस दिन की है जिस दिन मेरा सीधा सामना मौत से हुआ था। अगर उस दिन मैंने ज़रा सा भी गलत कदम उठा लिया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने बैठकर ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही ना होता। अब काका अपनी धीमी और भारी आवाज में कहानी शुरू करते हैं। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी और बाहर बरसती बारिश उस पल को और भी रहस्यमयी बना देती है। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 30 वर्ष की हुआ करती थी। वो दिन आज भी मेरी यादों में वैसे ही जिंदा है। उस वक्त मैं डाकिये की नौकरी किया करता था। गांव-गांव घूमकर चिट्ठियां पहुंचाना ही मेरा रोज का काम था। और कभी कभी मैं रात को भी लोगों के घर घर जाकर चिट्ठियां, पत्र और संदेश पहुंचाया करता था। उस रात मैं बस से लोगों के घर संदेश पहुंचाने जा रहा था। बस अपने स्टैंड पर आकर रुक गई और मैं भी वहीं उतर गया। रात की खामोशी में बस के इंजन की आवाज़ धीरे धीरे मिटने लगी। जब मैं बस स्टैंड पर उतरा तो आसमान बिल्कुल साफ था। देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस स्टैंड पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस उस सुनसान स्टैंड पर मुझे एक ही बुजुर्ग चाचा बैठे दिखाई दिए। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर मुझसे बोलने लगे। अरे बेटा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो और इस सुनसान जगह पर क्या करने चले आए हो? चाचा, मैं डाक का काम करता हूँ। पास वाले गांव में किसी के नाम से खत आया है और मैं कभी कभी रात में भी खत पहुंचाता हूँ। पर बेटा, एक डाकिये की वर्दी तो अलग होती है ना, वो तो खाकी रंग की होती है। लेकिन तुम तो कहीं से भी डाकिया लग ही नहीं रहे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डाकिये की वर्दी खाकी रंग की ही होती है। असल में आज दोपहर जब मैं दूसरे गांव में खत पहुंचाने गया था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे सारे कपड़े भीग गए, इसलिए अब मैं घर के ही कपड़ों में खत बांट रहा हूँ। अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब तो बहुत रात हो चुकी है, संभल कर रहना। यहाँ इतनी रात को घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बेटा इस सन्नाटे में कब कौन सा साया सामने आ जाए कोई नहीं जानता। मैंने उन चाचा की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें अनदेखा करके वहां से आगे बढ़ गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लापरवाही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जैसे ही मैं बस स्टैंड से कुछ ही दूर पहुंचा, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते आसमान से तेज बिजली चमकने लगी। बिजली की कड़क के साथ ही मूसलाधार बारिश ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। बारिश के साथ साथ अब तेज तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी। मैं पैदल पैदल ही आगे बढ़ने लगा। चारों ओर घनघोर अंधेरा था और आसमान में जैसे ही बिजली कड़कती, वैसे ही कुछ पल के लिए पूरा रास्ता उजाले से चमक उठता, फिर से गहरा अंधेरा छा जाता। वैसे तो बस स्टैंड से गांव की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस सुनसान रात में वही रास्ता कई कई किलोमीटर लंबा और अनंत सा लग रहा था। चारों ओर घनघोर जंगल फैला हुआ था और बीच में सिर्फ एक कच्चा मिट्टी का रास्ता।
उस वीराने में बस बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज और मेरे पैरों की छप छप ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने और भेड़ियों की रोने जैसी आवाजें आने लगी। घने अंधेरे में वो आवाजें मानो दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। चलते चलते मैं थक चुका था और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर रुककर मैंने गहरी सांस ली ताकि अपने आप को संभाल सकूं। तभी अचानक मेरे दाएं ओर की झाड़ी से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। मैं सोचता हूँ शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, जैसे कोई खरगोश या फिर कोई सांप। लेकिन तभी अचानक किसी औरत की आवाज मेरे कानों तक आने लगी। उस सुनसान जंगल में वो आवाज सुनकर मेरा दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। औरत की आवाज को सुनकर मैं पूरी तरह डर जाता हूँ, मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन मैं उसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगता हूँ। पूरा रास्ता किसी श्मशान से कम नहीं लग रहा था, फिर भी मैं डरते डरते लगातार आगे बढ़ता रहा। तभी गांव से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे मुझे लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था और उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। उसके चेहरे पर खामोशी और डर साफ झलक रहा था, मानो वो किसी अनकहे राज को छुपाए खड़ी हो। मुझे लगा शायद वो गांव की ही कोई औरत होगी जो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी है। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, बहन जी, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? इतनी तेज बारिश में, और आपको आखिर जाना कहाँ है? मुझे तो पास वाले गांव में एक खत पहुंचाना था, इसलिए यहाँ आया हूँ। और जब आपको इस पेड़ के नीचे बारिश में भीगते हुए खड़ा देखा तो मुझे लगा शायद आप भी इसी गांव की होंगी। जी हाँ भाई साहब, मैं इसी गांव की हूँ। शहर से लौटते लौटते रात हो गई और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसीलिए मैं इस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। और अब आप भी उसी गांव जा रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ ही चलें? अब जाना तो मुझे भी इसी गांव था, तो मना कैसे कर सकता था। इसलिए मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर आखिरकार उसके साथ आगे चलने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। और इस फैसले ने मेरे उस रात के सफ़र का रुख पूरी तरह बदल दिया। फिर हम दोनों आगे बढ़ने लगे। लेकिन चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे उस औरत के चलने के कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और ना ही पानी में छप छप की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत हवा में उड़ती हुई पूरी तरह अदृश्य होकर मेरे साथ आगे बढ़ रही हो। हर कदम पर उसका रहस्य और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक वह औरत वहीं रुक जाती है। उसकी स्थिरता और अचानक ठहराव ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी और मैंने पीछे मुड़कर उस औरत से कहा, क्या हुआ? आप अचानक से क्यों रुक गईं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। अब चलो जल्दी, गांव नहीं जाना क्या? नहीं, मुझे आगे नहीं जाना। मेरा सफ़र तो यहीं तक था और अब तुम्हारा सफ़र भी यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इस जगह से कोई भी लौट कर वापस नहीं गया। अब तुझे ख़त्म करके मैं अपना मकसद पूरा करूँगी, क्योंकि आज अमावस्या की 7वीं रात है और तू मेरा 7वां शिकार है। तुझे अभी मारकर मेरी उम्र में 10 साल और जुड़ जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? फिर वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और उसकी झिलमिलाहट में मैं देख पाता हूँ कि वह अपना असली भयानक रूप दिखा रही है। हवा में उड़ते हुए उसका डरावना रूप मेरे सामने है। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब देखकर मुझे सब समझ आ गया। इतनी देर से जो औरत मेरे साथ चल रही थी वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। मेरा दिल और रूह दोनों कांप उठे। वो अपनी अजीब सी हंसी में जोर जोर से हंस रही थी। उसकी काली परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आती है। फिर मैं वहां एक पल भी नहीं रुकता और मेरे पैर अपने आप दौड़ने लगते हैं, जैसे मेरी रूह खुद भाग रही हो। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ
तो देखता हूँ कि वह काली परछाई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और रूह कांप उठी। मैं लगातार अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग रहा था। अब बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी और बारिश की बूंदें अब सुई जैसी चुभन देती महसूस होने लगी थी। इतना अंधेरा था कि चारों ओर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा, जैसे समय खुद थम गया हो। बस यही सोचते हुए मैं सीधे दौड़ता ही चला जा रहा था। बस थोड़ी दूर ही गांव है। इस बार मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह काली परछाई मुझे कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी राहत हुई, लेकिन दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। फिर मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, सोचकर कि शायद वह काली परछाई मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। हवा की सरसराहट और चारों ओर फैला अंधेरा मेरे डर को और गहरा कर रहा था। मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा रह गया और मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस जंगल से जीवित बाहर निकल पाऊंगा? अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुझे बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, और अगर तूने चीखने की कोशिश की तो ये जंगल तेरी आवाज़ को निगल जाएगा। भूल गया, तूने ही अपनी मर्जी से मेरे साथ चलने के लिए हाँ की थी। अब पछताना भी तेरे किसी काम नहीं आएगा। तेरी मौत पक्की है, कितनी भी कोशिश कर ले, अब तेरी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। आज की रात तेरी आखिरी रात है। तभी कुछ दूरी पर मुझे एक झोपड़ी दिखाई देती है, मानो अंधेरे और तूफान के बीच वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। और उस झोपड़ी को देखकर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, मानो अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। मैं तेजी से भागकर उस झोपड़ी के अंदर घुस गया और वहां जाकर उसके एक कोने में बैठ गया। लेकिन बाहर से उस चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी और उसकी वह भयावह हंसी सुनकर मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। मैं उस समय उस कोने में इस तरह बैठा था मानो कोई निर्जीव मृत व्यक्ति पड़ा। उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि आज शायद मैं बच ना पाऊं। कुछ समय तक मैं उस कोने में यूं ही सिहरता बैठा रहा और डर के मारे कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठकर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, वहां न तो कोई झोपड़ी थी और न ही आसपास कोई घर। मैं खुद को पाता हूँ कि मैं एक श्मशान के पास खड़ा हूँ, जहाँ मेरे बिल्कुल सामने एक कब्र थी और उस कब्र पर कुछ लिखा हुआ था। उस कब्र पर लिखा था, यह कब्र महान तांत्रिक तुलसीदास जी की है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उस रात बच कैसे गया। शायद यह कोई करिश्मा था उस कब्र का, या फिर उसके भीतर सोए हुए महान तांत्रिक तुलसीदास जी की आत्मा का ही कोई चमत्कार। तो इसका मतलब काका, उस दिन उन महान तांत्रिक ने ही आपकी जान बचाई थी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उस दिन मैं कब्र के पास ना गया होता तो शायद आज मेरी जान भी सलामत ना रहती। लेकिन काका, वो औरत आपको क्यों मारना चाहती थी, और वो औरत असल में कौन थी? बेटा, जब मैंने बाद में गांव के अंदर जाकर उस घटना के बारे में पूछताछ की, तब मुझे धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई का पता चला। और वो सच्चाई मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। और मुझे ये पता चला कि वो औरत हर अमावस्या की रात को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए एक इंसान की जान लेती थी। बेटा, जिंदा इंसान की बलि देकर वो अपनी सांसों को लंबा करती थी। और इसी तरह एक दिन उसने धोखे से तांत्रिक बाबा की भी जान ले ली थी। और उसी दिन से तांत्रिक बाबा ने उस औरत को किसी भी व्यक्ति की जान लेने से रोक दिया। कहा जाता है उसकी बची हुई उम्र भी धीरे धीरे पूरी हो गई। शायद अब वो औरत खत्म हो चुकी है, लेकिन सच ये है, कोई भी ये नहीं जानता कि उसकी आत्मा आज भी इस दुनिया में भटक रही है या नहीं। पर बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी वो गलती मत दोहराना जो गलती मैंने की थी। कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ आगे मत बढ़ना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने की ही बात क्यों ना कर रहा, क्योंकि कभी कभी वही अनजान रास्ता तुम्हारी आखिरी मंजिल बन जाता है।